हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे AEN 70%, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में 1 जून 2025 को हुआ था। तो काफ़ी सिंपल पेपर आया था, और जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल को फॉलो किया होगा वो ज़रूर जो है तो इस पेपर में एक अच्छा स्कोरिंग कर सका होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल रूल के क्वेश्चंस और साथ में राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चंस को भी रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ, तो सभी को पता है दैट इज़ व्हाट, तमिलनाडु। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर उतना दम नहीं है पेपर में, तो मैं चाहूँगा कि जो है तो हम मिनिमम टाइम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे। लिखा है, अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड इन पंजाब हैज़ रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन इन हिंदी फ्रॉम अनदर सेंट्रल ऑफिस लोकेटेड इन केरला। द रिप्लाई फॉर दिस कम्युनिकेशन शैल बी गिवन इन मलयालम, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, दैट इज लोकेटेड इन पंजाब, ठीक है, तो वन लोकेशन इज पंजाब, received a communication in Hindi, received a communication in Hindi from another central गवर्नमेंट ऑफिस केरला। तो केरला ने इसको जो है तो हिंदी में पत्र लिखा, तो पंजाब को भी केरला के लिए जो पत्र लिखना है उसको किस में लिखना है? हिंदी में लिखना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश डैश इन अ रेलवे डिवीजन टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स इन दैट डिवीजन। ठीक है, तो किसी रेलवे मंडल में राजभाषा नियमों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करवाना किसकी जिम्मेदारी है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रेलवे डिवीजन के अंदर बात हो रही है, तो रेलवे डिवीजन के अंदर जो वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी होगा दैट इज़ व्हाट, DRM साहब। ठीक है, सो DRM साहब का जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोविजंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स हैं 1976 के अंदर, उन सबका कंप्लायंस जो है तो उनके डिवीजन के अंदर हो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो संविधान है उसमें भाग 17, ठीक है, तो भाग 17 के अंदर जो है आपको आर्टिकल 343 से 351 तक का प्रोविज़न किया गया है किसके लिए? पर्टेन टू ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और आपको पार्ट 18 के बारे में पता होगा। पार्ट 18 इज रिलेटेड टू व्हाट? इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 के अंदर है। पार्ट 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो एट प्रेजेंट जो है टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और एट प्रेजेंट जो है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म है उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? टॉलिक की बात हो रही है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बात करें अगर, तो इसकी जो मीटिंग होती है वह 1 इन 6 मंथ होती है। वहीं ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बात करें अगर, तो इसकी जो मीटिंग होती है वह क्वार्टरली होती है। ठीक है, तो 3 मंथ में एक बार होगा ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, और वहीं टॉलिक आ जाएगा तो है 6 मंथ में एक बार होगा। 6 मंथ में एक बार इसकी वन टाइम होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और टाउन का जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा वह जो है तो इसकी मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, इसको भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेंटिव फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई? कैश अवार्ड, लमसम अवार्ड, पर्सनल पे, प्रमोशंस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन टाइप का है ये, कि अगर हिंदी एग्ज़ाम हम पास कर लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा इंसेंटिव हमको नहीं मिलेगा? तो कैश अवार्ड मिलता है, लमसम मिलता है, पर्सनल पे मिलता है, प्रमोशन नहीं मिलता। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। व्हेन इज़ द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वेरी वेरी सिंपल। सो हिंदी डे का सेलिब्रेशन जो है यहाँ पे कब किया जाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 14 सितंबर को हिंदी डे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज ऑफ
आवर ग्रेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी, उसने 14 सितंबर के दिन ही जो है तो हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, इसलिए जो है तो हम यहाँ पे 14 सितंबर को हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। वही वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है तो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे। एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज क्लासिफाइड एज। वेरी वेरी सिंपल, अंडमान एंड निकोबार इज अंडर व्हाट? का क्षेत्र। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार किसके अंदर आएगा आपका? दैट इज का क्षेत्र के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हिंदी टेस्ट एज इन स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको देख मिलेगा अंडर आर्टिकल 343 क्लॉज 1 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हिंदी डैश डैश और देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। द हेडिंग्स ऑफ ऑल द रजिस्टर यूज्ड इन रेलवे ऑफिस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश शैल बी इन। सो वेरी वेरी सिंपल है, ये बोला जा रहा है कि हेडिंग्स ऑफ ऑल द रजिस्टर्स यूज्ड इन रेलवे ऑफिस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश शैल बी हिंदी इंग्लिश एंड तेलुगु एंड हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे बताना है कमेंट में कि इसके लिए कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जो है तो फॉलो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, पूछा जा रहा है लीव अकाउंट ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर्स इज मेंटेन्ड बाय अकाउंट ऑफिसर, हेड ऑफ द ऑफिस, पर्सनल ऑफिसर और कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे याद रखिए कि लीव अकाउंट ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर्स इज मेंटेन्ड बाय व्हाट? अकाउंट ऑफिसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जितने भी गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स का जो लीव रिकॉर्ड है, ठीक है, दैट इज मेंटेन्ड बाय अकाउंट ऑफिसर्स या अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। वहीं जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स हैं तो उनका जो लीव है वह पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे। लिखा है फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे ड्यूरिंग सर्विस बाय रेलवे सर्वेंट अ बैलेंस ऑफ मिनिमम डैश ऑफ लीव ऑन एवरेज पे शुड बी अवेलेबल टू हिज क्रेडिट आफ्टर डिडक्टिंग द पीरियड ऑफ इनकैशमेंट। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान औसत वेतन अवकाश का नकदकरण करने के लिए नकदकरण की अवधि को घटाने के बाद उसके खाते में न्यूनतम कितने दिन का औसत वेतन अवकाश उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसके पास जो है तो कम से कम 30 दिन। ठीक है, ही शुड हैव मिनिमम बैलेंस ऑफ 30 days ऑफ LAP। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, that is joining time allowed to a railway servant in case of transfer to a place for 500 किलोमीटर away and involving change of residence। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जहाँ पे डिस्टेंस है वह 1000 किलोमीटर से कम है, 1000 किलोमीटर से कम है उस दिन, उसमें वहाँ पे उसको 10 days का ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग टाइम लीव के लिए जो है तो उसको यहाँ पे 10 दिन का समय मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, transport allowance is given to a railway employee whose residence is at least dash away from their office। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए जो है यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज गिवन टू अ रेलवे एम्प्लॉय। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का यहाँ पे डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है। सो नो सच रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, अ गजेटेड रेलवे सर्वेंट pays education fee of his son for an amount equal to his 3 months of basic pay। For this movable property transaction he should so obtain previous sanction of the government, record it in his annual immovable property return and report it to government within 1 month from the date of transaction, not to do anything else। तो एक राजपत्रित रेलवे कर्मचारी
अपने 3 महीने की मूल वेतन के बराबर राशि का भुगतान अपने बेटे की शिक्षा शुल्क के लिए करता है। ठीक है, तो इस चल संपत्ति के लेन देन के लिए उसे जो है तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। कब से? लेन देन की तारीख से 1 महीने के भीतर। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर इशू ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। तो बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज व्हाट SF1। ठीक है, तो सस्पेंशन के लिए SF1 और डीम्ड सस्पेंशन के लिए जो है तो SF2 और SF4 जो है बेसिकली रिवोकेशन के लिए होता है, सस्पेंशन रिवोकेशन के लिए। और इसके अलावा जो SF5 है दैट इज व्हाट मेजर पेनाल्टी। ठीक है, सो SF1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड जनरली नॉट बी टेकन विदाउट होल्डिंग एन इंक्वायरी। ठीक है, सो यहाँ पे बोल रहा है कि इंक्वायरी की नीड कहाँ पे है। अपॉइंटिंग प्रेजेंटिंग ऑफिसर, अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर, इम्पोजिंग एनी माइनर पेनल्टी, इम्पोजिंग एनी मेजर पेनल्टी। तो कोई भी मेजर पेनल्टी का अगर इम्पोजिशन करना है तो उसके लिए इंक्वायरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इम्पोजिशन ऑन एनी मेजर पेनल्टी इस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। After his retirement, a Group B officer is re-employed by a zonal railway. He will be entitled for test as number of privilege passes and test as number of post-retirement privilege passes. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो गया, उसको जो है तो री-एम्प्लॉय कर लिया गया है। ठीक है, तो इस केस में जो है तो ग्रुप बी ऑफिसर्स को जो है तो टोटल कितना पास मिलेगा, दैट इज़ व्हाट 6 नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेस। ठीक है, 6 नंबर ऑफ प्रिविलेज पास मिलेगा और 0 नंबर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट प्रिविलेज पास मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है, अ ग्रुप ए रेलवे ऑफिसर शैल ऑब्टेन प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इफ ही विशेस टू एक्सेप्ट एनी कॉमर्शियल अपॉइंटमेंट विद इन डैश डैश ईयर ऑफ हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई ग्रुप ए रेलवे ऑफिसर है और अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अगर कोई भी कॉमर्शियल अपॉइंटमेंट अगर स्वीकार करता है, ठीक है, तो इसमें उसको गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बच्चा क्वेश्चन लाइक थिंक। यहाँ पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट PNM इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो PNM इज नथिंग बट अ परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। इसका सेटअप कौन से ईयर में किया गया और किसके द्वारा किया गया, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 91 है, अ रेलवे पेंशनर्स ऑफ एज 82 years is entitled for additional pension equal to dash dash of a normal what pension। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम देखें अगर तो एडिशनल पेंशन का जो प्रोविज़न है, ठीक है, वो है फॉर द एज ऑफ 80 ईयर्स के लिए। तो 80 से 85 वाला ग्रुप आप पकड़ लें यहाँ पे, तो 80 से 85 के लिए जो है तो एडिशनल पेंशन कितना है 20%। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ द नॉर्मल पेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर द फुल मंथ विल बी गिवन टू अ रेलवे एम्प्लॉय। अब यहाँ पे किस कंडीशन में जो है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है तो पूरे मंथ का दिया जाएगा। व्हेन ही वाज ऑन लीव फॉर अ पीरियड पार्ट ऑफ व्हाट कैलेंडर मंथ, व्हेन ही वाज अंडर सस्पेंशन फॉर अ पार्ट ऑफ कैलेंडर मंथ, व्हेन ही वाज ऑन अ डेपुटेशन अब्रोड फॉर अ पार्ट ऑफ कैलेंडर मंथ, और फॉर ऑल द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जब वह लीव पर है, व्हेन ही वाज ऑन लीव फॉर द पार्ट ऑफ कैलेंडर मंथ, तो फॉर दैट पर्पज ही कैन बी गिवन द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, सस्पेंशन में जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाता और डेपुटेशन रहेगा अगर उसका अब्रॉड में तो उस केस में भी नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू रेलवे एम्प्लॉय। इट कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन। वेरी वेरी ट्रू। If both the spouses are railway servants, only one of them can claim it. Very true. It is reimbursed only if the child passes in the class. Not it is not important. So option number C is the right answer. यहाँ पूछा रहा है नॉट करेक्ट। ठीक है, इट इज reimbursed only once in a financial year is also correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय एज पर द रेलवे सर्वेंट्स HOER की बात करेंगे अगर, यह आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 की। तो परमानेंट इंटेंसिव कंटिन्यूअस एक्सक्लूडेड। सो यहाँ परमानेंट का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। इसकी जगह पे चौथा जो है दैट इज व्हाट इजेंशियल इंटरमीडिएंट। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 95 की बात करेंगे। A railway employee is granted 3 financial upgradation under MACPS
एट द इंटरवल ऑफ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट इज 10 ईयर्स। ठीक है, तो पहले जो प्रोविजन था दैट इज व्हाट ACP। ठीक है, तो ACP के अंदर जो है बेसिकली अगर हम बात करें एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के अंदर, तो उसमें जो है तो 12 साल और 24 साल में जो है तो प्रोविजन था। ठीक है, फिर इसको जो है MACP के तहत जो है इसको इस प्रोविजन को 3 बार में कर दिया गया, 10, 20 और 30 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, प्लान एट 31। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, ट्रैक रेन्यूअल्स। ठीक है, ट्रैक रेन्यूअल्स के लिए जो है तो प्लान हेड व्हाट 31 है। ट्रैफिक फैसिलिटी के लिए प्लान हेड 16 है। कंप्यूटराइजेशन प्लान हेड 17 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर और कस्टमर एमिनिटीज़ के लिए प्लान हेड क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है प्राइमरी यूनिट 32, वेरी वेरी सिंपल रिपीटेड क्वेश्चंस। प्लान हेड प्राइमरी यूनिट जो 32 है, प्राइमरी यूनिट 32, प्राइमरी यूनिट टेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, दैट इज टेल बाय व्हाट, प्राइमरी यूनिट। अब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है दैट इज डन बाय व्हाट, प्राइमरी यूनिट 32, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे, अर्निंग फ्रॉम लाइसेंसिंग ऑफ लैंड इज क्लासिफाइड अंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट एक्स इज बेसिकली क्या है, जो अर्निंग का रेवेन्यू हमारा होता है फ्रॉम कोचिंग से। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट बाई फ्रॉम व्हाट, फ्रेट और गुड्स से जो है अर्निंग है दैट इज व्हाट, और एब्स्ट्रैक्ट जेट दैट इज व्हाट, सनड्राई अर्निंग। सो इसके तहत जो है जैसे हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गए या लाइसेंसिंग ऑफ लैंड हो गया, इन सबसे जो अर्निंग होगा दैट इज व्हाट, सनड्राई अर्निंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एब्स्ट्रैक्ट जेट। नेक्स्ट है that is what NFR, non-financial revenues also. Next है in works contract the tenderers are required to submit dash dash along with their tender. What is this? The performance guarantee, bid security, security deposit or none of the given option. तो works contract के अंदर tenders are required to submit what, that is what, bid security या earnest money deposit। ठीक है, तो bid security या earnest money deposit जो होती है जनरली जो होती है वह कितना होता है, 2% होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डैश डैश अलॉन्ग विद देयर टेंडर, सो दिस इज अ बिड सिक्योरिटी और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू डैश डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी होती है, दैट इज व्हाट 5%। ठीक है, सो SD होती है वह 5% होती है। नेक्स्ट है the online platform of Indian Railway on which finalization of all works tenders is dealt is very very important. So आप सबको पता है बेसिकली अगर हम जितने भी हमारे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैं उन सभी का जो फाइनलाइजेशन होता है टेंडर का वह होता है IREPS पे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट। और वहीं पे अगर हम बात करें आपको अगर सर्विसेज, तो जितने भी सर्विसेज हैं उन सब के लिए जो ऑप्शन है दैट इज़ व्हाट, जेम। ठीक है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्क्स का जो बिलिंग होगा वह कहाँ पे होगा, तो उसका जो बिलिंग होगा वह IRWCMS पे होता है। ठीक है, IRWCMS, इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप याद रखिए, तो बिलिंग वर्क्स होता है वह कहाँ पे होगा, दैट इज़ व्हाट, IRWCMS पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 102, dash dash in an 8-digit code allotted to all the items appearing in nomenclature book of stores to enable unique identification of each item. This is nothing but a PL number. ठीक है, प्राइस लिस्ट नंबर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे, stores which have not been issued to any user for the past 24 months or more are classified as। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ऐसे आइटम जो कि प्रीवियस 24 मंथ में यूज़ नहीं किए गए हैं उनको हम बोलते हैं सरप्लस आइटम। ठीक है, अब उसमें भी सरप्लस जो है तो दो तरह के सरप्लस हैं, दैट इज़ व्हाट, एक्टिव सरप्लस और डेड सरप्लस। कमेंट बॉक्स बताएं व्हाट इज़ एक्टिव सरप्लस एंड व्हाट इज़ डेड सरप्लस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, सरप्लस। नेक्स्ट इज 104, द डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड बाई रेलवे बोर्ड फॉर वेरियस सैंक्शनड वर्क्स इज गिवन इन, वेरी वेरी सिंपल, दैट इज़ व्हाट, पिंक बुक।
ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस बुक, दैट इज़ व्हाट पिंक बुक। तो पिंक बुक के अंदर बेसिकली क्या रहता है कि जितना भी जो भी बजट अलॉटमेंट होता है उसका डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर सैंक्शनिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पूछा जा रहा है विच इज़ नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग कौन सा नहीं है, ठीक है। सो डेवलपमेंट फंड इज इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग, डीआरएफ इज इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग, कैपिटल फंड इज इंटीरियर सोर्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज दैट इज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, इट इज नॉट अ इंटरनल सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, मार्केट से पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है, मार्केट बोरोइंग, ठीक है, दिस इज अ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, GFR इज इशूड बाय, वेरी वेरी सिंपल। तो अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, ठीक है, दिस इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्रपोज्ड अंडर रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम की अगर बात करें यहाँ पे, तो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम दैट इज पार्ट ऑफ प्लान हेड 21। तो प्लान हेड 21 के अंदर यहाँ पूछा जा रहा है कि हम क्या प्रपोज नहीं कर सकते। तो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक लोको, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू ट्रैक मशीन, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू रोड व्हीकल्स, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू कोचेस। तो इलेक्ट्रिक लोको, ट्रैक मशीन और आपके नए कोचेस, ये प्लान 21 के अंदर आएगा। न्यू रोड व्हीकल अगर बात करें तो यह बेसिकली एमएनपी का पार्ट है, और एमएनपी के अंदर जो है अगर हम बात करें तो प्लान 41 आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, कि अगर हमको रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू रोड व्हीकल प्रपोज करना है तो वह प्लान हेड 41 दैट इज एमएनपी के अंदर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैरामीटर टू एग्जामिन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ एनी प्रपोज्ड रेलवे प्रोजेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह एस्पेक्ट चेक करना है यहाँ पे कि उससे हमको रेट ऑफ रिटर्न, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ROR, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैरामीटर टू एग्जामिन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ एनी रेलवे प्रोजेक्ट, दैट इज व्हाट रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट वन इज, which department is responsible for finalizing the contracts related to sale of P-waste scrap। तो P-waste scrap का जो सेल है that is done through what store department। so option number A is the right answer। which are the following operating ratio will be considered best for Indian Railways, 90, 75, 85 और 80। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो होगा वह बेस्ट क्या होगा, दैट इज व्हाट 75, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑपरेटिंग रेशियो टू बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है, 75 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से जो है तो हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए, टोटल 110 क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।